हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रीट मेंस का सिलेबस है आपके सामने, जिसमें सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 60 नंबर के, उससे रिलेटेड टॉपिक हैं। और यहाँ पर सीईटी का सिलेबस है आपके सामने। इसमें कितने 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स का पेपर होगा। परंतु जब आप ये देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, चाहे वो भारतीय इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, कला कल्चर हो, राजस्थान के टॉपिक्स हों, तो सारे सेम हैं। और उसी के बेसिस पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू। डेली आपको 10 से 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या 20 में इसलिए नहीं बोल सकता, कभी कभी क्या होता है 10 एमसीक्यू ही इतना ज़्यादा हैवी हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि उनमें डिटेल्स में आपको चीज़ें बताई जाएंगी और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्या है, हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना, हमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातें पता होनी चाहिए। जब हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो हम उस क्वेश्चन को अटेंड तो कर सकें। हमें इस तरह की नॉलेज तो लेनी ही है ना, हम टाइम पास करने थोड़ी आए। जैसे मान लीजिए आपसे बस ये पूछ लिया जाए, राजस्थान सबसे बड़ा जिला है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लीजिए, राजस्थान कौन से नंबर का जिला है, एक प्रथम नंबर का सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर का। अब आपको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, परंतु राजस्थान से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको जब तक हम देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो करेंगे कैसे, है ना। तो आज ही बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं पहला एमसीक्यू। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, छगनबेन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना। अब देखिए छगनबेन क्यों पूछा, अब नाम पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि इन्होंने सर्वोदयी गतिविधियां, तो कुछ ना कुछ ये मंत्री बनी होंगी या अध्यक्ष बनी होंगी, कुछ बनी होंगी, तभी इन्होंने चुना होगा। तो ये क्या थी, ये हमारी फर्स्ट फीमेल मतलब महिला सरपंच बनी थी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा। और हमें ये भी याद होना चाहिए कि छगनबेन हमारी राजस्थान की पहली महिला सरपंच थी। कौन से वर्ष में चुनी गई थी, 1961 में। और कौन से जिले से संबंधित थी, अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आप इसका आंसर तुरंत कर जाएंगे, क्योंकि स्थान के साथ साथ जिले का भी नाम दे रखा है यहाँ पर। तो जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बनस्थली टोंक, लक्ष्मणगढ़ सीकर, तीसरा ऑप्शन खीचन जोधपुर, और चौथा ऑप्शन पिलानी झुंझुनू। तो जल्दी से इसका आंसर 15 से 30 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखो आपको खुद, अगर आपको और लोगों से आगे निकलना है तो कमेंट आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे तो आप ये भूल जाइए कि आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, या तो आप खुद से इन चीज़ों को अपने ही कहीं नोट्स पे लिख लीजिए। पर आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता है कि हाँ आप सीरियस हैं, और उसी हिसाब से फिर हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है सी, खीचन जोधपुर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया, इस नहीं पे जोर देना है। देखिए मैंने इंग्लिश में भी लगाया है जिससे आप इंग्लिश में भी समझ सकें। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पूछ रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं अल्पसंख्यक, अब आपको नहीं पता है अल्पसंख्यक क्या होता है, माइनॉरिटीज़ को बोलते हैं। कई बार जो पहली बार आए हैं तैयारी करने, उनको नहीं पता होता है भाई, इसलिए चीज़ दोनों होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवता का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया। ठीक है, और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। देखो डीपीएसपी से कंफ्यूज मत होना, डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हिंदी में बोलें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं ये वाले, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक आते हैं ये। अगर हम इसकी बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, ये आर्टिकल नंबर 51A के अंदर आता है। ठीक है, डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, संविधान के भाग 4 में आता है डीपीएसपी। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बात करें तो 4 का ए, 4A में आता है ये। क्योंकि ये क्या था, ये ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं थे, इन्हें बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। कौन से सन में, 1976 में जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो कौन सा था,
42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये याद करना है, ईयर याद करनी है। किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया था? USSR से लिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर ये याद रखेंगे तो आप एग्जाम में और लोगों से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। तो देखिए 4 ऑप्शन है, आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है डी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बाकी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ लगा दी हैं, यहाँ सारी लिखी हुई हैं। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ये 11वें नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये कब जोड़ी गई थी? सन 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। ये ऐसे याद करनी है। इसमें क्या प्रोविज़न है? इसमें यही है कि 6 से 14 साल तक के वर्ष के बच्चों को उनके अभिभावक अथवा संरक्षक या प्रतिपालक जैसी भी स्थिति हो शिक्षा के अवसर क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। और बाकी ये आप सारी पढ़ सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए, अब देखिए आपके सामने है प्रश्न नंबर 3। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए गोड़वाड़ी क्या है? उपबोली है। सबसे पहले तो ये याद रखिए, मेन भाषा नहीं है। और राजस्थानी भाषाएं कौन सी? मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, हड़ौती, अहिरवाटी। तो ये इनमें से किस भाषा से संबंधित है गोड़वाड़ी? ये पूछ रहा है। कौन सी भाषा? मेन भाषा ही। अगर आपको गोड़वाड़ क्षेत्र पता होगा तो आप इसका आंसर तुरंत कर जाएंगे, और इसका आंसर आपको 15 से 30 सेकंड में लिखना है। तो देखिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। अहिरवाटी, मेवाती नाम सुना होगा, मेवात रीजन पड़ा होगा। तो मेवाती भाषा है, बोली है। ये कहाँ बोली जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में बोली जाती है, अलवर जिला। ठीक है। हड़ौती कोटा बूंदी में बोली जाती है, कोटा बूंदी रीजन। ढूढ़ाड़ी जयपुर के आसपास वाला जो भी रीजन है वहाँ कौन सी बोली जाती है? ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। मारवाड़ी बोली जाती है जोधपुर के आसपास वाले रीजन में। और गोड़वाड़ प्रदेश कौन सा है? जालोर और पाली वाला जो रीजन है उसे गोड़वाड़ प्रदेश बोला जाता है। और गोड़वाड़ी भाषा भी कहाँ की हो गई? जालोर और पाली की हो गई। तो इस तरीके से आप लिंक करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जालोर और पाली कौन सी रीजन पड़ता है? मारवाड़ रीजन पड़ता है। और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। तो ये मारवाड़ी की कौन सी हो गई? उपबोली हो गई। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे लिंक कर पाएंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है? बीसल देव रासू, मैं लिख देता हूँ। है ना। बीसल देव रासू एक उपन्यास लिखा गया, किताब लिखी गई। तो किसने लिखी थी? नरपति नल ने। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। ये कई बार RS प्री में पूछा गया है क्वेश्चन कि बीसल देव रासू किताब किसने लिखी है? तो नरपति नल ने लिखी है। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये गोड़वाड़ी भाषा में लिखी गई किताब है। तो आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। आज ही नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। द अमेजन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? तो अमेजन फॉरेस्ट इन चारों में से किस कॉन्टिनेंट में है? पहला है, देखो, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजन वन अवस्थित है ना। तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, और हिंदी में बोले तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। तो जल्दी से इसका आंसर 15 से 30 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अमेजन फॉरेस्ट, इन्हें क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। फेफड़े, दुनिया के फेफड़े हैं ये। बहुत ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं दुनिया को। बहुत घने जंगल हैं यहाँ। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? आप वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर दें। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है ये। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं। ये तो हो गया अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन यहाँ हो गया। ये हो गया पैसिफिक ओशियन इधर की तरफ। ठीक है। इन दोनों के बीच में हो गया ये साउथ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में ये वाला जो ग्रीन ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये पूरे अमेजन फॉरेस्ट है। ठीक है। ये आपके सामने अमेजन फॉरेस्ट हो गए। और ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये। चिले यहाँ पड़ेगा आपके यहाँ पर। आ जाइए आगे देखते हैं। आ जाइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अजरा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजरा की ओवरी फेस्को बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ पेंटिंग?
आपके सामने 4 कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा किशनगढ़ और चौथा देवगढ़। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना चाहिए, है ना। 15 से 30 सेकंड। ऐसा मत सोचिए कि आपको आता है या नहीं आता है, या आता है तभी लिखेंगे। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, जिससे क्या होगा, आप खुद ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम वाली फीलिंग के साथ में क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, उनका आंसर लिखेंगे, तो आपके क्या ये लंबे समय तक आपको याद भी रहेंगे। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को पॉज करा होगा और इसका आंसर दिया होगा। तो इसका आंसर है डी। कौन सा? देवगढ़ शैली। आ जाइए। देवगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से बिलोंग करता है अजरा की ओवरी। और चितेरे की ओवरी, चितेरे की ओवरी बिलोंग करता है मेवाड़। ठीक है, आ जाइए। अब यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देवगढ़ शैली, ठीक है। देवगढ़ ठिकाना कौन सा? 1680 में स्थापित। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं अजरा की ओवरी। इसके साथ मोती महल, भित्ति चित्र, ये सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये सब देवगढ़ शैली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको हरे पीले रंगों का प्रयोग मिलेगा। और ये जो देवगढ़ शैली है, ये मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ के बीच वाला जो रीजन है उसमें देखने को मिलेगी। है यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कौन से चित्र देखने को मिलते हैं इस शैली में? शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्ण लीला जैसे देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेंगी चीज़ें। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, इसको बोलेंगे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, राष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये हमने इनमें से कौन कौन सी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से इसका आंसर 40 से 50 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये सोचने का है, फिर नीचे ऑप्शन है, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो इतने सेकंड लग ही जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ए। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये हमने यूएसए से ली है। सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, ये हमने किससे लिया? कनाडा से। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ आप सारे पढ़ सकते हैं कि कहाँ से हमने क्या लिया है। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होना, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, लोक सेवकों की पदावधि, संसद व विधानमंडल प्रक्रिया हो गई, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ। देखो रेजिड्यूल पावर्स जो हैं कि किसके पास कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी? सेंटर के पास होंगी, है ना। सबल केंद्रीयकरण का व्यवस्था, जिसे फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। संघात्मक व्यवस्था, ये हमने किससे लिया है? कनाडा से लिया है। और उसके अलावा हमने भारत का जो अधिनियम बनाया था 1935 में, उससे भी लिया गया है। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति पद, न्यायिक पूर्वावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्यायपालिका, है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करता है। तो ये सारे किस्से हमने अमेरिका से लिए हैं। यूएसएसआर से क्या लिए? फंडामेंटल ड्यूटीज़, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स द्वारा जोड़े गए थे ये, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कई बार पूछा जाता है, किससे लिया है? आयरलैंड से लिया है हमने, डीपीएसपी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अगर उनका इलेक्शन है, ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ भी है, राष्ट्रपति यहाँ है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। पर राष्ट्रपति का इलेक्शन लिया है हमने सिर्फ आयरलैंड से, है ना। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी किससे लिया है? आयरलैंड से लिया है। 12 मेंबर्स को हम क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। अनुच्छेद का प्रावधान, ये किससे लिया है? जापान से लिया है। प्रस्तावना, प्रस्तावना जो हमने पढ़ा ना, हम भारत के लोग, ये वाला, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्वली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पूरी जो लिखी हुई है प्रस्तावना, जिसे प्रेम्बल बोलते हैं, तो वो सारा हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके साथ हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सन्वर्ती सूची। अब देखिए ये क्या सूची होती है? देखो कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सेंट्रल कानून बनाएगा, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे स्टेट कानून बनाएगा, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसपे ये दोनों कानून बना सकते हैं, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जिसमें सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट है, उस पर स्टेट ने कानून बनाया,
पर उस पर बाद में सेंटर ने कानून बना दिया, तो वैलिड किसका रहेगा? सेंटर का रहेगा। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो डिफाइंड नहीं है, तो वो कहाँ चले गए? अवशिष्ट शक्ति के अंदर चले गए कि उस पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया भारत, ये हमने कनाडा से लिया अवशिष्ट शक्तियाँ। अब देखिए यहाँ पे शक्ति विभाजन, पावर का डिवीजन जो दे रखा है वो कहाँ से लिया हमने? कनाडा से लिया है। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर हम क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं। रिपब्लिक, गणतंत्र कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया है ना। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? फ्रांस से निकल कर आए हैं। तो रिपब्लिक हम भारत के गणतंत्र बनाएंगे, कौन से, कहाँ से लिया? फ्रांस से। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी पावर्स कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। कैसे याद रख सकते हैं? इमरजेंसी, जर्मनी में था हिटलर ने दुनिया भर में वॉर छेड़ दिया और वॉर की वजह से लगती है इमरजेंसी, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था ना। आ जाइए प्रश्न नंबर 7, द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। तो सबसे ज़्यादा देखो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा असम। तो जल्दी से इसका आंसर 15 से 20 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कौन से राज्य के अंदर है? तो वो कौन सा ऑप्शन है मैं बताऊँगा आप सर आपको। इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? तो संविधान का भाग पूछा गया, क्या प्रस्तावना में है, क्या मौलिक अधिकारों में पंचायती राज दे रखा है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दे रखा है, या 10वीं अनुसूची शेड्यूल में दे रखा है? टोटल कितनी है? 12 शेड्यूल है। ठीक है, 11वीं और 12वीं शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 11वीं है पंचायती राज, 12वीं है म्यूनसिपालिटी। तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद रहेंगी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। तो जल्दी से इसका आंसर आप 15 से 30 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए, पंचायती राज की अवधारणा हमने कहाँ से ली है उससे पहले बताता हूँ। देखो, प्रस्तावना, हम भारत के लोग, ये तो आपको पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, हमने कब इसे अडॉप्ट किया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा 26 नवंबर 1949। ये डेट याद करनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि हमने हमारे जो संविधान को कब आत्मसमर्पित किया था, मतलब अंगीकृत किया था, अपने आप को दिया था, है ना। 26 नवंबर 1949 को दिया था, ऐसे याद करना है। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक हमें दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आएंगे? आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक आते हैं। और आर्टिकल नंबर जो 40 है उसी के अंदर दे रखा है क्या? पंचायती राज की व्यवस्था करनी है। तो ये कौन से में हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हो गया, ये समाहित। आ जाइए आगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? हिंदी में पढ़े, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया है? तो कौन से भाग में है, कौन सा आर्टिकल है, ये भी याद होना चाहिए भाग के साथ। देखो, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, आपातकालीन प्रावधानों में, या संविधान की प्रस्तावना में। अगर आपको इसका आर्टिकल पता होगा तो आप आर्टिकल तक पहुंच देंगे। मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक दे रखे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, डीपीएसपी बोलेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 352 से लेके 360 में दे रखे हैं। भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो है, ठीक है, तो अब इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51 में दे रखे हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, है ना? आर्टिकल नंबर जो 51 है उसी में ये दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है और ये उद्देशिका हो गई। आप ये पूरी पढ़ सकते हैं, ये डेट याद रख सकते हैं, 26 नवंबर 1949, अभी 2 मिनट पहले ही बताई थी। इसमें हमने क्या किया था? दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख इतने को
ऐत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। हमने क्या था, अडॉप्ट एन एक्ट एंड टू गिव आवर सेल्फ किया था ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें, कौन सी तारीख को, 26 नवंबर 1949 को। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी पूछ लेते हैं, न्याय कौन कौन से न्यायों की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। अगर स्वतंत्रता की बात करें तो कौन सी हो गई, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कैसे भी आपके एग्जाम में आ सकता है और आपको इसी तरीके से याद करना है। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें को अडॉप्ट एन एक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ कर रहे हैं। कौन सी तारीख से, 26 नवंबर 1949 से। आ जाइए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसने व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, स्कीनर, क्लार्क हॉल और H.W. बर्नार्ड। तो जल्दी से इसका आंसर 10 से 20 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने का जरूर ट्राई करें। इसका आंसर है बी, क्लार्क हॉल ने दिया था। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, व्हेन इज द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, 16 जुलाई, 16 सितंबर, 28 जुलाई और 22 सितंबर। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आपको अगर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, बाय।